नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मंगलवार को मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। उत्तराखंड के सिक्यारा डंडावल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर निकला, जिसके बाद 45 मिनट बाद लगभग 8:35 पर सभी को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यासी सौड़ ले जाया गया, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया। टनल से यहां तक कि सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था। मेडिकल चेकअप में सभी मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ मिले। मजदूरों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ दिखी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनकी अगवानी की। मजदूर 399 घंटे तक टनल में फंसे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई। राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। तो उत्तराखंड टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, उस एक खिलाड़ी हर एक विशेषज्ञ उस हर हाथ में को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिसने हमारे श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने में अपना सर्वस्व दिया। असंख्य दुआएं, पर्वत देव की दया ने सुखद दृश्य को तरसती करोड़ों आंखों को आज खुशी से सिंचित कर दिया। देश को बधाई, सब सकुशल रहें। जय श्रमवीर। तो सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने पर सीएम भूपेश बघेल का ये ट्वीट सामने आया। बढ़ते आगे, दिल्ली पहुंचा पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला। राष्ट्रीय चुनाव आयोग में से बालाघाट मामले की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल चुनाव आयोग पहुंचे। रक्षक ही भक्षक बन गए, अभिषेक मनु का यह बयान है। हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला दिल्ली पहुंच चुका है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग से बालाघाट मामले की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत की है। कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजों के आने से पहले वार पलटवार जारी है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने राजभवन में लंबित बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि अदालत का फैसला सभी को मानना ही पड़ेगा। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी राज्यपाल के लिए है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि सीएम भूपेश ने प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया और वो केवल ऊपर पैसा पहुंचाने में लगे रहे। भाजपा की सरकार में किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। इस पर सीएम ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ की सेवा की। केंद्र सरकार समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है। भाजपा आम जनता से पैसा निकालकर मित्रों को देती है और कांग्रेस सरकार के खजाने से पैसा निकालकर आम जनता को देती है।
भूपेश बघेल जी ने विधानसभा के अंदर में बहुमत के अहंकार में जो है उन्होंने चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, उनको ठगने का काम किया, एक राजनीतिक उसको आवरण दिया। और उस समय में अपने राज्य की जो प्रथम महिला थी, जो राज्यपाल थी, जो आदिवासी थी, बहन थी, उसको अपमानित करने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय। और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। 5 साल जो है भूपेश बघेल जी ने, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो ताकि दिल्ली को खुश कर सके। इस ओर जो 5 साल उन्होंने गंवाया है उसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ कंगाल हो गया। अगर वित्तीय समन्वय ठीक होता है तो छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत सारे जो हमने घोषणा की है उसको आसानी के साथ में हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए हम उनको दे सकते हैं। 5 साल सेवा की छत्तीसगढ़ और अर्थव्यवस्था, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो या दूसरे प्रदेश की बात करो, जो अभी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कर्ज लिया, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से। और तो और केंद्र सरकार के से यदि तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर हमारी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को नए मतदाताओं, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर भरोसा है। उनका तर्क है कि नए मतदाता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, पीएससी घोटाले और वादा खिलाफी से नाराज है। वहीं महिलाओं में शराबबंदी नहीं होने से आक्रोश है। महतारी वंदन योजना में भाजपा के पक्ष में माहौल बना। पूर्व मंत्रियों और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी से किसानों, महिलाओं और युवाओं में भाजपा के प्रति विश्वास पैदा हुआ। इधर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मुगालते में हैं। 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का भरोसा जीता। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तब बीजेपी के सारे दावे खोखले साबित हो जाएंगे। मोदी जी के प्रति पूरे देश में, युवाओं में, महिलाओं में, सब में एक विश्वास की भावना जागृत हुई है। और मोदी जी की जो गारंटी है उसके कारण मुझे लगता है कि चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में हर वर्ग के लिए काम किया है, किसानों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं के लिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पास कोई नेतृत्व नहीं था। हमारे पास में भूपेश बघेल के रूप में एक सबल नेतृत्व था। हमारे पास हमारे 5 साल के काम थे। कोरबा में बीजेपी नेताओं ने बैलेट पेपर से हुए मतदान के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई। बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत जिले के चारों विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी से बैलेट पेपर मतपत्र को ट्रेजरी से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने और उसकी सुरक्षा चाक चौबंद करने की मांग की। सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों का जो बैलेट वोटिंग हुआ है और उसके बाद 80 वर्ष से ऊपर वालों का जो वोटिंग हुआ है, उन सभी वोटिंग को करने के बाद उसे ट्रेजरी में रखा गया है। और कई जगह, कई जिलों में यह नज़र आया है कि वहाँ पे काफ़ी आवागमन हो रहा है लोगों के, वहाँ पे संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से आकर के निवेदन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या मामले में पटवारी संघ ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पटवारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए। प्रसन्न सिंह को शहीद का दर्जा दिलाया जाए। शहीद की तरह परिवार को सुविधा प्रदान किया जाए। वहीं परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दिवंगत पटवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। दिवंगत परिवार को शहीद की जो सुविधाएं मिलती हैं वो दी जाए तथा परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। और इधर केशकाल से एक बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से गैंगरेप की घटना झूठी निकली। पुलिस जांच के बाद प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। नाबालिग प्रेमी को बचाने सहेली के साथ यह षड्यंत्र रचा गया। दोनों नाबालिग मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला करते थे। पुलिस ने आबकारी बालक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। घटना के दौरान 2 अलग अलग रिपोर्ट दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी खबर है केशकाल से, जहां नाबालिग से गैंगरेप की घटना झूठी निकली। पुलिस जांच के बाद प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। नाबालिग
प्रेमी को बचाने सहेली के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा गया, झूठी कहानी बनाई गई। दोनों जो नाबालिग है वो मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला करते थे। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आबकारी बाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के दौरान 2 अलग अलग रिपोर्ट दर्ज हुए थे। प्रकाश नाग हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ा। प्रकाश, किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? आपको बताना चाहूंगा कि पूरी घटना 25 नवंबर की सुबह 5 बजे की है, जब ये प्रतिदिन की तरह बच्चे मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और उसके बाद बच्चे घर पहुंचे और किसी तरह इन लोग षड्यंत्र रचे कि हमारे साथ करीबन 6 लड़के लोगों के द्वारा छेड़छाड़ और रेप करने की कोशिश किया गया, जिसके बाद जो लड़की पीड़िता है और उसकी सहेली दोनों लोग मिलकर उसके परिजन थाना पहुंचे और थाना पहुंचने के बाद अलग अलग 2 FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होते हुए संवेदनशील मामला समझकर तत्काल केशकाल पुलिस और कोंडागांव पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित किया गया और टीम गठित करने के बाद लगातार 2 दिनों से आसपास के पूरे CCTV और टावर लोकेशन सभी प्रकार के साइबर सेल के मदद से पूरी जांच की गई, लेकिन आखिरकार यह पता चला कि वो लड़की जो नाबालिग लड़की किसी एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रतिदिन वो लोग सुबह मिला करते थे और किसी को ना पता चले बोलकर इन लोग षड्यंत्र रचे थे। लेकिन लगातार पुलिस की सतर्कता और कड़ी जांच के बाद यह जान पड़ा कि वो दोनों प्रेम प्रसंग के चलते इस प्रकार की घटना दिए था और 25 तारीख को ही उस नाबालिग लड़की के द्वारा उस नाबालिग लड़की के रेप किया गया, बलात्कार किया गया था और पुलिस ने पूरे मामले को खुलासा करते हुए प्रेम प्रसंग का रूप दिया और जो नाबालिग लड़के हैं उसको न्यायालय में पेश करने के बाद अभी फिलहाल बाल सुधार गृह में भेजा गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धमतरी के कुरुद में पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी के बेटे की हत्या के बाद 2 पत्नियों में जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। मृतक चंद्रशेखर गिरी की पहली पत्नी प्रभावती गिरी ने आरोप लगाया कि उसके पति के साथ एक महिला फर्जी तरीके से रह रही थी, जो अपने आप को चंद्रशेखर की पत्नी बता रही है। पहली पत्नी ने कहा कि गांव में उसने अपनी जमीन को बोने के लिए रेक दिया था, लेकिन वो रेक लेने वालों को डरा धमका रही है, फसल नहीं काटने दे रही। पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी की सारी शिकायतों को निरस्त करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। मेरे पति का जो ज़मीन है उसमें मैं रेखा दी हूँ और रेखा वालों को अर्चना गिरी द्वारा धमकाया चमकाया जा रहा है, इसलिए मैं आके यहाँ अपना बुआई करवा रही हूँ। उनकी विधिवत पत्नी हूँ और वो अर्चना गिरी फर्जी है और वो अवैध रूप से वो पत्नी होने का दावा कर रही है, जिसे मैं शासन से चाहती हूँ कि उसका जो भी आवेदन है वो निरस्त किया जाए। चंद्रशेखर गिरी की पत्नी प्रभा गिरी है। एक महीने पहले कुछ घटना हुआ था जिसमें चंद्रशेखर गिरी की मौत हो गई और उसके डेड बॉडी को उसकी पत्नी ने ले जाकर के संस्कार किया। शादी हुआ है, आज तक के उसके साथ दे रही, इसलिए हकदारों है। उसके 2 पुत्री 1 पुत्र भी है। रायसेन के उदयपुरा कृषि उपज मंडी में किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसानों ने मंडी प्रबंधन और व्यापारियों पर धान की खरीदी बंद रखने का आरोप लगाया। गुस्साए किसानों ने उदयपुरा गाडरवारा मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद तहसीलदार ने पहुंचकर किसानों से बातचीत की और उन्हें मंडी में धान की तुलाई करने का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि खुले में उनकी फसल भीग सकती है। इस दौरान किसानों ने मंडी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। उन्होंने अपना माल भर लिया है मंडी में, मंडी खाली नहीं है तो बोली नहीं लगा सकते। खाली होगी जब तो बोली लगाएंगे। माल किसका भरा है? पहले से भरा है सेठ लोगों का माल। ये हर बार की समस्या है, इसी बार की नहीं है कि पहली बार की समस्या हो। सर 2 से 3 दिन के अवकाश के बाद आज मंडी खुली है और मंडी में जैसे कि किसान सारा अपना माल लेके आया और अचानक बिना सूचना दिए व्यापारी बोलते हैं कि आज हम बोली नहीं लगाएंगे। ये आरोप गलत है। जो माल रखा हुआ है वो लोकल के ही किसानों का रखा हुआ है, पहले उनकी बोली होगी उसके बाद। छत्तीसगढ़ में इस बार धान की बंपर खरीदी होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार और भाजपा दोनों ने ही धान खरीदी के लिए अलग अलग घोषणाएं की। ऐसे में धान की तस्करी की संभावना भी बढ़ गई है। रायगढ़ में सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए 16 चेक पोस्ट बनाए गए। यहां 24 घंटे पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम वाहनों की जांच कर रही है। दूसरे राज्य का धान अपने छत्तीसगढ़ में प्रवेश ना करे, उसके लिए कुछ ग्राम रक्षा दल की भी गठन किया गया है और
राजपत्रित अधिकारी एसडीओपी को और थाना प्रभारी और अतिरिक्त बल भी प्रदान किया गया ताकि 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे रहे और अपने चेक पोस्ट पे लगे रहे और किसी भी हाल में हम धान को यहाँ उड़ीसा दूसरे राज्यों से नहीं आने देंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की बारिश हुई। सुबह से बादल छा रहे जिससे तापमान में गिरावट के साथ अब ठिठुरन भी बढ़ गई। बिलासपुर जिले में भी बदले मौसम का असर देखा गया। बदली के साथ सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हुई जिससे तापमान 22 डिग्री तक पहुंच गया। बदले मौसम का असर फसलों पर भी पड़ रहा। वहीं बलरामपुर जिले में देर रात हल्की बारिश हुई। बारिश से खेतों में पानी भर गया। किसानों के फसल को यहां पर अब खराब होने की चिंता सताने लगी। किसानों का कहना है कि धान थोड़ा भी खराब होता है तो समिति धान नहीं खरीदती। ऐसे में अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बेमेतरा में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में धान की अभी कटाई चल रही है। बारिश के चलते खेतों में अब हार्वेस्टर नहीं जा पाएगा जिससे धान कटाई नहीं हो पाएगी। साथ ही धान उपार्जन केंद्रों में तुलाई बाधित हो गई है जिसके चलते जिले के सभी 129 धान उपार्जन केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा के कड़े उपाय यहां पर किए गए हैं। सुबेरे से धान आया था, अभी तक कांटा हो जाता जो उसमें लेट हो गया दोपहर बारिश होने के कारण। और बाकी समिति में तो ढका हुआ है सब, जितना भी स्टेक है समिति प्रबंधक के द्वारा अच्छा व्यवस्था है। सभी स्टेक को ढक कर रखे गए हैं। नुकसान अभी तक किसी प्रकार का नहीं हुआ है। DRCS, उपपंजीयक सहकारी समितियां, मार्केट के अधिकारी, फूड ऑफिसर, उनके सारे सुपरवाइजर अधिकारियों को फील्ड पर सभी 129 खरीदी केंद्रों पे भेजा हुआ है सवेरे से, ताकि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर नहीं भी है तो भी कहीं से भी व्यवस्था करके धान का ढकाई शुरू हो और धान खराब ना हो या वर्षा से ना भीगे। प्रयागराज रेल डिवीजन के रूट पर सफर करने वाले रेल यात्रियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई। प्रयागराज रेल मंडल ने 5 जोड़ी ट्रेनें 8 जनवरी तक रद्द कर दी हैं और 38 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। वहीं मथुरा स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग के काम के चलते पश्चिम मध्य रेलवे की 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। इधर जबलपुर से दिल्ली जाने वाली गोंडवाना संपर्क क्रांति, जम्मूवती, महाकौशल समेत WCR जोन की 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें कि इलाहाबाद में वॉशिंग एप्रन का कार्य चल रहा है। इसके चलते कुछ गाड़ियां निरस्त हो रही हैं एवं लेकिन रेलवे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि यात्रियों को मतलब सुविधा रहे गाड़ियों की, तो इसलिए सारी गाड़ियां निरस्त नहीं की जा रही हैं। कुछ गाड़ियां चल भी रही हैं, कुछ गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए। बढ़ते आगे, टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर 1 बना हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर में बाघों की मौत के ताजा आंकड़े जारी किए जो चिंता बढ़ाने वाले हैं और इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टाइगर स्टेट का तमगा पाने वाले राज्य मध्य प्रदेश का बाघों की सुरक्षा के मामले में सबसे बुरा हाल है। शिकार और बेमौत मरने वाले बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले 11 महीनों में 37 बाघों की मौत हुई है। इन आंकड़ों में सामान्य मृत्यु के अलावा बाघों का आपसी संघर्ष और शिकार प्रमुख वजह है, जिसमें मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ शीर्ष पर है और कर्नाटक 563 बाघों के साथ दूसरे पर है। वहीं 560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। कब कब हुई बाघों की मौत? 3 फरवरी कान्हा टाइगर रिजर्व, 4 फरवरी फीमेल उमरिया रेंज के बाहर, 3 मार्च फीमेल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 12 मार्च फीमेल संजय दुबरी नेशनल पार्क, 22 मार्च फीमेल कान्हा टाइगर रिजर्व, 30 मार्च फीमेल कान्हा टाइगर रिजर्व, 1 अप्रैल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 3 अप्रैल मेल बांधव टाइगर रिजर्व, 5 अप्रैल फीमेल कान्हा टाइगर रिजर्व, 7 मई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 9 मई पेंच टाइगर रिजर्व, 17 मई शहडोल नॉर्थ इलाके में बाहरी एरिया, 18 मई फीमेल बांधवगढ़, 22 मई पन्ना टाइगर रिजर्व, 4 जून मेल बालाघाट, 17 जून फीमेल कान्हा नेशनल पार्क, 17 जून मेल नौरादेही अभ्यारण्य, 6 जून अब्दुल्लागंज, 26 जून सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, 16 अगस्त फीमेल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 21 जुलाई मानपुर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 8 अगस्त मंडला सिवनी के बाहर, 9 अगस्त फीमेल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 31 अगस्त कान्हा नेशनल पार्क, 15 अक्टूबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व,
20 अक्टूबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 27 अक्टूबर चित्रकूट फॉरेस्ट डिवीजन, 1 नवंबर छिंदवाड़ा सर्कल, 8 नवंबर पन्ना टाइगर रिजर्व, 15 नवंबर शहडोल जैतपुर रेंज। इसके लिए वन्य प्राणी और टाइगर एक्सपर्ट मध्य प्रदेश वन विभाग और टाइगर अथॉरिटी के अधिकारियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वहीं सत्तासीन बीजेपी इसे सामान्य बता रही है। मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट कहलाता है उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाघों की मौत में वो पिछले 12 साल से नंबर 1 है। इन मौत में अधिकतर प्रकरण शिकार के हैं। 2 टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ और पेंच, इनमें फील्ड डायरेक्टर पदस्थ नहीं है, अतिरिक्त प्रभार से काम चल रहा है। तो लापरवाही है, असंवेदनशीलता है। जिन 37 डेथ की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस फिगर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन क्या वो टेरिटोरियल फाइट है या वो नेचुरल डेथ है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि वो पोर्चिंग या शिकार के जरिए मृत्यु है तो निश्चित तौर पर और ज्यादा चिंता का विषय है। फिलहाल टाइगर स्टेट का दर्जा पाने वाले मध्य प्रदेश के लिए बाघों की मौत एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी बाघों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। देश में चीतों के नए घर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बड़ा उत्सव मनाए जाने की तैयारी है। कूनो में 17 से 23 दिसंबर तक 6 दिवसीय कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसके लिए देश दुनिया से पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। इस फेस्टिवल में कोई भी बुकिंग करा सकता है। फेस्टिवल के लिए 50 टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक यहां ठहर सकेंगे। फेस्टिवल के एंड पहले चीतों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है और इससे उम्मीद जताई जा रही कि चीता सफारी भी इस दौरान शुरू की जा सकती है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के शावकों के साथ दीदार हुए हैं। STR में बाघिन अपने 3 बच्चों के साथ मस्ती करते दिखी, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया और बाघिन के शावकों के साथ मस्ती करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। और अगली खबर जरा हटके, जांजगीर चांपा के कोटिमी सोनार गांव में स्थित प्रदेश के पहले क्रोकोडाइल पार्क में मगरमच्छों को देखने इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही। मगरमच्छ को नजदीक से देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो जाते हैं। पर्यटक उस समय हैरत में पड़ जाते हैं जब क्रोकोडाइल पार्क के केयरटेकर सीताराम महाराज मगरमच्छों को नाम से बुलाते हैं और मगरमच्छ तालाब के भीतर से बाहर निकलकर आ जाते हैं। बता दें कि इस पार्क को 2005 में बनाया गया था। 2005 के पहले मगरमच्छ गाँव के अलग अलग तालाबों में थे। बहुत दिन का मतलब शौक है यहाँ के कोटिमी सोनार के, तब आए तो मस्त अच्छा लगा था घूमे का। मैं आया था, ऐसी पहली बात वहाँ आया घूमे ला। मेरी इच्छा 5 सालों से था कि एक बार मैं यहाँ आकर दर्शन करूँ करके। ये देखो बाबा जी के बुलाने में मतलब ये आ गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसे आदमी देखने से डरता है वो बाबा जी के बुलाने से मतलब पास में आ गया। जनता यहाँ बैठती है, भीड़ हो जाती है बाबू, बड़ा बढ़िया यहाँ पब्लिक आते हैं, अपने बच्चे लेके आते हैं, खुश हो के जाते हैं। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मुख्यालय ओरछा के नदीपारा में बीते 11 महीनों से ग्रामीण धरने पर हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसको लेकर ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता ने। रायपुर में होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल मैच को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर को यानी कल ये टीम यहाँ पहुँच चुकेगी और जिस होटल में रुकेगी वहाँ के आपको बता दूँ होटल मैरियट में ये टीम रुकेगी, कोर्टयार्ड मैरियट में। और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर IPS लेवल के अधिकारियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा जवानों को होटल में डिप्लॉय किया गया है, जो होटल के बाहर निगरानी रखेंगे। अंदर की टीम अलग है, अंदर की जिम्मेदारी अलग है, वहाँ के लिए अलग जवानों का डिप्लॉय किया गया है। वहाँ पे सुरक्षा के अधिकारी अंदर अलग रहेंगे, तो बाहर पे भी सुरक्षा। कुल मिलाकर 3 लेयर की सुरक्षा होटल में रखी गई है, जो होटल के बाहर रहेगी, होटल के पोर्च में रहेगी और होटल के अंदर में रहेगी। इससे समझ में आता है कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मुख्यालय ओरछा के नदी पारा में बीते 11 महीने से ग्रामीण धरने पर है। ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप यहां पर लगाए हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने इन ग्रामीणों से बात की और उन्होंने क्या कहा, आप एक बार सुनिए।
ओरछा की नदी पारा में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम वो ग्रामीण हैं जो अपनी तमाम मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। बीते 2 दिन पूर्व यहाँ पे इन ग्रामीणों के साथ में डीआरजी के जवानों ने मारपीट की। मारपीट क्यों की, किस लिए की, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि डीआरजी के जवानों के द्वारा इनके साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार और मारपीट हुई है और काफ़ी लोग इसमें घायल हुए हैं। क्या हुआ था उस दिन? आप लोग मारपीट की बात कह रहे हैं, उस दिन हुआ क्या था एक्चुअल बताइए। जी कुछ नहीं हुआ था सर। आए उसके बाद हम लोग जमा हुए थे, यहाँ चर्चा कर रहे थे। उतना समय आके हम लोग रोड में निकल गए थे। उतना समय आके पूरा घेराव करके हम लोग को ज़बरदस्त मार दिया सर। अच्छा, कितने लोग थे, कितनों की तादाद थी वो लोग आए हुए थे? जी 150 से ज़्यादा थे सर। पुलिस का आरोप है कि आप लोग तीर धनुष और ये सब चीज़ लेकर बैठे हुए थे और आप तीर धनुष से हमला करने वाले थे, इसलिए उन्होंने मारपीट किया। ऐसा है क्या? नहीं है सर। अच्छा, क्या हुआ था दादा, कैसे? मौन बढ़ गई तो मौन बढ़ गई तो उसके पूरा अच्छा मौन बढ़ गई तो अच्छा। और है क्या? और जी सर सब जने सर। अच्छा, आप सभी के साथ में मारपीट हुई थी। कहाँ लगा है आपको? कहाँ लगा है? यहाँ इधर तो हॉस्पिटल गए उसके बाद दवाई वही मिला? दवाई मिला है। अच्छा, जिस दिन मारपीट हुई उस दिन आप थे यहाँ पे? जी सर। क्या क्या देखा आपने, कैसा हुआ शुरू से अभी बताएंगे कैसा कैसा हुआ? कि यहाँ पुलिस आए, इधर से रोड साइड से आधा लोग, इधर से आधा लोग आए। फर्स्ट यही पैर मारे यहाँ गोटुल के सामने, 2 जन लड़का लोग को मारे। उसके बाद यहाँ से फिर वहाँ रोड में जनता थे, उधर से पूरा घेराव करके पीछे और सामने साइड से चारों साइड से मारे। फिर तब जनता भागते दौड़ते हुए कहाँ कौन तो गिरे, कहाँ कोई कुछ लगा भी होगा सर। फिर वहाँ से फिर वहाँ झोपड़ी उपड़ी बनाए थे वहाँ जिल्ली को, उसको भी जला दिया और कंबल मान को भी पूरा जला दिए सर। अच्छा, यहाँ पे कितने गांव के लोग होंगे बैठे हुए हैं? जो कितने काफ़ी तादाद है ना, अलग अलग गांव से आए होंगे। कितने गांव? 105 गांव है सर। इनकी तमाम जो मांग है इसको लेकर ये 11 महीनों से यहाँ डटे हुए हैं। बीते दिनों डीआरजी के जवानों के द्वारा इनके साथ में मारपीट भी हुई। मारपीट की घटना के बाद भी इसी तरह डटे रहने की ये बात ग्रामीण कह रहे हैं। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।